नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। शुरू हो चुका है ब्रह्मास्त्र। उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या 2027 का संग्राम सिर्फ दो सियासी पार्टियों के बीच सिमट कर रह गया? क्या यह लड़ाई सिर्फ योगी के रसूख और अखिलेश की पीडीए वाली उम्मीदों की रह गई है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि दिल्ली के गलियारों से लेकर लखनऊ के चौराहे तक अब एक नई आहट सुनाई दे रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के भाईजान यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने यूपी के दंगल में ऐसी ताल ठोकी है कि समाजवादी कुनबे में खलबली मच गई। एक और जहां ओवैसी की पार्टी ने सीधे अखिलेश यादव के किले यानी कि मैनपुरी में आजम खान के नाम का दाव खेलकर समाजवादियों के सेकुलरिज्म का टेस्ट ले लिया है, वहीं दूसरी तरफ हाथी और पतंग के एक साथ आने की सुगबुगाहट ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नींदें उड़ा दी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या 2027 में ओवैसी अखिलेश की साइकिल को पंचर करने वाले हैं? क्या मायावती और ओवैसी का दलित मुस्लिम गठजोड़ यूपी का पूरा समीकरण पलट कर रख देगा? आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। यूपी में अभी से ही चुनावी पारा हाई है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ है जो जीत की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचने की तैयारी में है, जबकि दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो 2027 में साइकिल की रफ्तार से किसी भी तरह यूपी के सिंहासन तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन इन द्विपक्षीय मुकाबलों को त्रिकोणीय बनाने के लिए हैदराबाद के भाईजान भी हुंकार भर रहे हैं। यूपी की सियासत में धमाकेदार एंट्री के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने सीधा सपा प्रमुख अखिलेश यादव को चुनौती दी। शौकत अली ने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी खुद को सेकुलर कहती है तो आजम खान को मैनपुरी से चुनाव लड़ाकर दिखाए। अखिलेश यादव ने और उनके चाचा शिवपाल जी ने तो कह दिया है कि हमें मुसलमानों की या MIM की जरूरत नहीं है, तो हम तो अब कैसे उनसे बात करेंगे, कैसे बात करेंगे? और दूसरी चीज ये है, मैं एक साफ तौर पे आपसे कह देना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी का जो यादव वोट है वो मुस्लिम कैंडिडेट पर ट्रांसफर नहीं होता। अगर आप पूरे प्रदेश में देखेंगे तो जो भी मुस्लिम MLA हैं वो जहां से जीत करके आए हैं वहां मुसलमान 40% है, 45% है, 62% है, 50% है। अगर अखिलेश यादव की पार्टी सेकुलर है और अखिलेश यादव सेकुलर है तो मैं कहूंगा कि एक मर्तबा आजम खान को मैनपुरी से चुनाव लड़ा के जिता दे। पूरे देश में दलित और मुस्लिम से अच्छा गठजोड़ हो ही नहीं सकता, और 20-20-40 होता है। जिस दिन हम मिल करके एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो हम इस प्रदेश से भी बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे और देश से भी हम बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। बिहार का जो आपने उदाहरण दिया, कोई बात चल रही है? नहीं, अभी हमारी कोई बात नहीं चल रही है, बल्कि उनकी पार्टी के कई लोगों का मेरे पास फोन वगैरह आता है, तो उनके पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि MIM और BSP का गठबंधन हो। यही एक नेचुरल अलायंस है प्रदेश में, इससे बड़ा कोई दूसरा गठबंधन नहीं हो सकता। शौकत अली के इस तीखे प्रहार ने समाजवादियों की BP बढ़ा दी है, जबकि वो पहले ही यूपी की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत किले पर आजम खान का नाम अखिलेश के गढ़ में ही सेंधमारी की कोशिश की है। अखिलेश जी, शौकत अली कह रहे हैं कि अखिलेश जी में दम है तो आजम खान को मैनपुरी से लड़ा के बताएं। मुझे ये नहीं पता किनके बारे में पूछ रहे हो। MIM मैनपुरी लोकसभा जिसको समाजवादी पार्टी लड़ा देगी, और अगर आपकी इच्छा हो तो आपको लड़ा दे, आप भी जीत जाओ। बिहार और महाराष्ट्र में जीत का पतंग उड़ाने के बाद ओवैसी का मिशन यूपी अखिलेश के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। ओवैसी के मिशन यूपी का जिक्र करें तो यूपी में AIMIM की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। BSP के साथ गठबंधन करने की कोशिश, मुस्लिम प्लस दलित समीकरण बनाने की तैयारी, सभी जिलों में पंचायत चुनाव में उम्मीदवार उतारने का प्लान, यूपी की 19 से 20% मुस्लिम आबादी को टारगेट करने की कोशिश। 2022 के आंकड़े बताते हैं कि ओबीसी का फैक्टर कितना घातक है। बाराबंकी की कुर्सी सीट पर सपा महज 217 वोटों से हारी थी, क्योंकि वहां AIMIM ने 8000 से ज्यादा वोट काट लिए थे। अब यही रणनीति वेस्ट यूपी से पूर्वांचल तक दोहराने की तैयारी है। ओवैसी के विचार नफरत के विचार हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा और फैलाने के विचार हैं, उत्तर प्रदेश को तोड़ने का विचार है, और हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश का दलित समाज
विकास के साथ है, तरक्की के साथ है, मोदी और योगी के साथ है। इस नाते उत्तर प्रदेश का दलित उनके बहकावे में नहीं आने वाला है और मुस्लिम समाज भी विकास के साथ खड़ा है। इस नाते ओवैसी के मंसूबे पहले भी नहीं पूरे हुए हैं और आगे भी नहीं पूरे होंगे। कुछ लोग गलतफहमी के शिकार हैं। समाजवादी पार्टी को क्या करना है इसके लिए किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है। हम अपनी पार्टी का फैसला स्वयं करेंगे। वो कह रहे हैं कि दलित और मुस्लिम ही सबसे बड़ा वोट बैंक है, यदि ये दोनों मिलकर लड़ेंगे तो बीजेपी को हराया जा सकता है। ये हराया जा सकता है। समाजवादी पार्टी सक्षम है बीजेपी को हराने के लिए। तीसरे दल वोट काटने का काम तो कर सकते हैं, लेकिन भाजपा को हराने के लिए कोई अहम भूमिका अदा नहीं कर सकते। मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं, चेहरों का भी है। चर्चा है AIMIM इंटरनेशनल कराटे चैंपियन साइदा फलक को चुनावी मैदान में उतार सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मुकाबला साइदा फलक बनाम इकरा हसन होगा, यानी एक तरफ ओवैसी की फायर ब्रांड और दूसरी तरफ सपा की कद्दावर नेता। अगर मायावती और ओवैसी का हाथी और पतंग साथ आए तो यूपी का गणित पूरी तरीके से बदल सकता है। सवाल बड़ा है, क्या भाईजान की दहाड़ के आगे अखिलेश अपना मुस्लिम वोट बैंक बचा पाएंगे या फिर ओवैसी का ये स्पीड ब्रेकर साइकिल की रफ्तार को 2027 के फिनिशिंग लाइन से पहले ही रोक देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अखिलेश यादव हर हाल में 2027 में सत्ता में आना चाहते हैं क्योंकि 2 बार जनता ने उन्हें नकार दिया और बीजेपी लगातार 2 बार से सत्ता में। अब सवाल यह है कि अखिलेश के इस रण में स्पीड ब्रेकर कौन लगा सकता है। तो क्या उनका नाम असदुद्दीन ओवैसी है? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी, जब बिहार के चुनाव चल रहे थे तब भी उन्होंने ऑफर किया था कि गठजोड़ कर लीजिए। अब 2027 से पहले भी अखिलेश यादव का इंतजार करते रहे, समाजवादी पार्टी से गठजोड़ की बात चलती रही, लेकिन ये सब खत्म हो गया। अब सीधे सीधे बात यह है कि आपने हमसे हाथ नहीं मिलाया तो फिर हम आपको रोकेंगे और आपके वोट बैंक को हम तोड़ देंगे। ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की पूरी तैयारी है, रणनीति है। उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कर चुकी है। SN सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, चंचल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता, आदिल हसन प्रवक्ता AIMIM के हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश कुमार जी, सर क्या आपको लग रहा है कि सच में अगर असदुद्दीन ओवैसी को यह बात बुरी लग गई है कि अखिलेश यादव ने उनसे हाथ नहीं मिलाया तो वो अखिलेश यादव को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी का फैक्टर काम करेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या दलित और मुस्लिम का गठजोड़ MY समीकरण को तोड़ देगा? नहीं, देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को लेकर 2025 के पहले जो धारणा थी वो 2025-26 में बदल गई है और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में 126 सीटें उन्होंने जो जीती है उसका जरा गणित देखिए। जो मुंबई की 8 सीटें है उसमें से 6 सीटें जो है गोवंडी मानखुर्द की है, वो समाजवादी पार्टी का इलाका है, अबू आजमी का इलाका है वहां। और वहां असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भाषण क्या दिया था कि जिस दिन तुम खड़े हो गए समाजवादी अखिलेश यादव की दुकानें बंद हो जाएंगी, ये तुमको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तुमको प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं, तुमको प्रतिनिधित्व तुम्हारा अपना नेता देगा। और आप देखिए कि पहले किसी को नहीं लग रहा था कि वो मुंबई में भी सीट जीत सकते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वो सीट जीत गए। उसी ढंग से मुंबरा का जो इलाका था वहां 80% मुसलमान है और वहां भी उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी पर इसी ढंग से हमला किया। और आप देखिए कि वहां की सीटें जो है वो जीत गए और वहीं की वो लड़की जो है जिसने कहा था कि हरा हरा कर देंगे पूरे क्षेत्र को। तो ये जो ट्रेंड आई है मालेगांव में, देखिए कि एक ISLAM इस्लाम नाम से एक पार्टी बनी थी 2024 में, वो कांग्रेस के नेता थे। और वहां आप जानते ही हैं कि वहां 80% के आसपास मुस्लिम है। 21 सीटें वहां जीती हैं ओवैसी की पार्टी ने और 35 सीटें वो जीत गए हैं।
और दोनों मिलकर अपने आराम से मेयर जिता सकते हैं। तो ये औरंगाबाद में उन्होंने 32 सीटें जीती, 31% मुसलमान है। तो इसका मतलब यह हुआ, और बिहार में भी जो उनको 5 सीटें मिली है, इसका मतलब यह हुआ कि देश के मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग यह मानने लगा है कि हमको अपने चेहरे को वोट देना है। यह एक ट्रेंड दिखाई देने लगा है, और उसमें भी जो इस्लाम और मुस्लिम के नाम पर ज्यादा आक्रामक है, और इस समय देश में असदुद्दीन ओवैसी उसके सबसे बड़े चेहरे बन के उभरे हैं। अभी तक उनको भाजपा की बी टीम कहने वाले की भी चिंता बढ़ गई हुई है। जहां उत्तर प्रदेश में लौटी है, तो यह ट्रेंड, चूंकि पिछले चुनाव में आप देख रहे हैं 22 के बाद से एक ट्रेंड था देश में कि मुसलमान सोचते थे कि बीजेपी से हमको मुकाबला करना है तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को वोट दो, और क्षेत्रीय स्तर पर जहां कांग्रेस कमजोर है वहां जब तक अपना कोई आदमी चेहरा नहीं होता है तब तक विकल्प के रूप में किसी को दो। अगर उसका अपना चेहरा मिल गया तो उसने जैसे कांग्रेस को छोड़ दिया है, एनसीपी को छोड़ दिया, उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया है, मुसलमानों के एक समूह ने, वो समाजवादी पार्टी को छोड़ देगा। चौथी बात कि मुसलमानों के अंदर जो एक नई पीढ़ी है, लड़के लड़कियों की, जो एनजीओ वगैरह है, जो पढ़ लिख के आए हैं, उनको लगने लगा है कि बाकी पार्टियां हमको महत्व नहीं देने वाली है। अगर हम एआईएमआई में शामिल हो जाते हैं तो हमको सीट भी मिल सकता है, वहां चुनाव लड़ने के लिए पैसे भी, और खुल के बोल सकते हैं जैसा असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं कि हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री एक बुड़के हिजाब वाली कभी लड़की हो। तो आश्चर्य का विषय नहीं है कि यूपी में बड़ी संख्या में जो नई पीढ़ी के मुसलमान लड़के लड़कियां हैं, और कुछ और भी एक्टिव लोग हैं जिनको दूसरी पार्टी में जगह नहीं मिल रही, वो सब यहां आए। दलित मुस्लिम गठजोड़ का जहां तक प्रश्न है, तो देखिए इस समय दलितों का बहुत बड़ा वोट और पिछड़ों का बड़ा वोट जो है नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा को मिलता है। देश भर के आंकड़े बताते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में वो संविधान समाप्त हो जाएगा के कारण गया है। मायावती जी के साथ जो 11-12% वोट है वहां के वाल्मीकि समुदाय है और बाकी मिला करके है। देखिए जहां तक बात उत्तर प्रदेश में है, समाजवादी पार्टी के साथ पीडीए का समाज पूरी तरीके से एकजुट है, और जो ये कयास लगाए जा रहे हैं कौन सी पार्टी कितनी सीटों पे लड़ेगी, क्या करेगी, बहुत सारे लोग चुनाव के दौरान आते हैं। मेरा एक बहुत वाजिब सवाल है, अवधेश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, एक बात ये बतावें कि एक ऐसी पार्टी ओवैसी जी की जो अपने प्रदेश में 20-25 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ पाती है, और वो पूरे देश में जहां बीजेपी चाहती चुनाव लड़ने का काम करती है, तो हमारे उत्तर प्रदेश का मुसलमान, और मैं बताऊं कि बहुत ही संजीदगी से और पीडीए के लोग कहीं किसी झांसे में नहीं आने वाले हैं। एक बात तय है, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा आदरणीय ओवैसी जी जो प्रत्याशी खड़ा करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बसपा से सपा टिकट कट गया, कोई सपा से बाई डिफॉल्ट नहीं लड़ पाया, या कांग्रेस से नहीं लड़ पाया, तो उन प्रत्याशियों को जो है ओवैसी जी अपने खेमे में लाते हैं, तो 1000, 2000, 1500, 1500 वोट पाते हैं। बाकी कोई इस तरीके का कोई भी आप आंकड़े उठा के उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में पीडीए पूरी तरीके से लामबंद है। भाई ओवैसी जी ने तो उत्तर प्रदेश में कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। अभी आपने देखा होगा 2024 में जब पीडीए के लोग पूरी तरीके से अंगड़ाई लिए, अभी तो लड़ाई लड़ने जा रहा है हमारा पीडीए समाज के लोग, पूरी तरीके से पीडीए समाज के लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी के लोग पूरी तरीके से बेईमानी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खासकर अगर आप देखें तो बीजेपी के प्रवक्ता साथी बैठे ये बतावें कि अभी माननीय हाई कोर्ट का एक अभी जो है देखा होगा आपने, एक जो है कमेंट आया है उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर, किस तरीके से पुलिस तंत्र काम कर रहा है, और अपने आकाओं को खुश करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में महाजंगल राज कायम कर दिया है, और खास समुदाय को लेकर के लगातार किसी पर्टिकुलर खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। ये माननीय कोर्ट ने बकायदा आप अपने संज्ञान में बोला है, और आप सोचो कि इस उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं, और ये उत्तर प्रदेश का मुसलमान आपका ओवैसी के साथ जाएगा। ओवैसी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पाले में खेलते हैं, ये एक एक बच्चा जानता है। और मैं आपको बता दूं विद्यानाथ जी, आप अगर पूरे प्रदेश के आंकड़े उठा के अगर आप देखेंगे तो पूरे प्रदेश के आंकड़े वही कहते हैं जो मैंने बताया है, 1000, 500, 1500, 1000 जो प्रत्याशी बाय डिफॉल्ट नहीं टिकट पाए, किसी का टिकट कट गया, कोई चुनाव लड़ना चाह रहा वो नहीं लड़ा, पहले से लगा हुआ था तो चला जाता ओवैसी जी के साथ में। लेकिन एक बात सच्चाई है, उत्तर प्रदेश के लोग इस बार उत्तर प्रदेश को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के किसान, युवा, महिलाओं और व्यापारियों की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं,
क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से महाजंगल राज कायम हो चुका है। जिस तरीके से पुलिस के लोग जो है कितने अभी पूरे देश में फेक इनकाउंटर 22 हुए, उसमें अकेले 17 उत्तर प्रदेश में हुए। सोचो कितना बड़ा मतलब जो है। ओके चंचल यादव जी, ठीक है विद्यानाथ जी अकेले उत्तर प्रदेश में ठीक है फेक चंचल इनकाउंटर जी। हुए। ओके, अवधेश जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद एसएन सिंह साहब। बस मेरी छोटी टिप्पणी है कि चंचल जी ने शायद ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा 2024 तक ओवैसी और एआईएमआई के बारे में सोच थी, वो पार्टियों की बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी को भी वहां नुकसान पहुंचा है। मालेगांव में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों तक सिमट गई और आप समझिए मुमरा में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, वहां उसकी हार हो गई है। औरंगाबाद वो जो क्षेत्र है संभाजी नगर, वहां भारतीय जनता पार्टी से मुख्य टक्कर थी। अब वो बात नहीं चलने वाली है। जो सीमांचल के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को हराया है ओवैसी की पार्टी ने। अब मैंने कहा है कि 3 ट्रेंड है। पहला ट्रेंड यह है कि मुसलमानों के पैसे वाले ये मानने लगे हैं कि ओवैसी की मदद करो, यही हमारी आवाज बनेगा। धीरे धीरे इसका सपोर्ट बढ़ रहा है। मुसलमानों के अंदर एक बड़ा वर्ग जो देख रहा था कि हमको पार्टियों में जगह नहीं मिल रही है और ओवैसी की पार्टी अभी खाली है, उसमें चलेंगे और हमारी आवाज बोलते हैं, तो नई पीढ़ी उनकी ओर जा रही है। और तीसरा ट्रेंड यह है कि देश के मुसलमानों की यह सोच बन रही, जो खतरनाक ट्रेंड है कि ओवैसी और दूसरे हमारे जो चेहरे होंगे उनको वोट दो, अगर वो विकल्प नहीं है तभी कांग्रेस समाजवादी पार्टी या अन्य के वोट दो। इस ट्रेंड को समझने की जरूरत है और उसके आधार पर आपको विश्लेषण करना होगा। ठीक है एसएन सिंह जी। नहीं, देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, एआईएमआईएम की पार्टी हो, इन सब का एक ही एजेंडा है, सब एक ही भाई हैं। वो सब कहते हैं कि हिंदू नजरअंदाज और मुसलमानों का हो राज, इसी पे काम करते हैं। आज भी बात करते हैं कि हमने मुसलमानों का सबसे ज्यादा काम किया, हमने मुसलमानों का सबसे ज्यादा काम किया। एक आदमी अपनी पार्टी का नाम मुस्लिमुद्दीन रख लेता है, ओवैसी की पार्टी। और मुलायम सिंह जी कहते हैं कि हम पहले भी मुसलमानों के थे, आज भी मुसलमानों के हैं, आगे भी मुसलमानों के रहेंगे, हमको हिंदुओं से क्या लेना। कांग्रेस कहती है कि पहला अधिकार जो है वो मुसलमानों का ही, देश के संसाधनों पे अधिकार है, हम पहले मुसलमान थे, हैं और रहेंगे। तो निश्चित तौर पे सारे लोग इस तरह का कार्य करते हैं। मैं कहूंगा जो हम लोग कहते हैं कि मुस्लिम तुष्टिकरण का कार्य करने वाली ये सभी पार्टियां आप देखेंगी कभी उस सर्वहित की बात नहीं करेंगी। सभी ये कहने आएंगी कि हम मुस्लिम हित की बात कर रहे हैं। तो भाई अगर आप मुस्लिम हित की बात कर रहे हैं, जैसे पीडीए की बात कर रहे थे, पीडीए में जब ए आता है तो ये पूछेगा ना कि 4 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई, तो आप अल्पसंख्यकों को क्या दिए? भाई कांग्रेस भी परिवार पे चली जाती है, समाजवादी पार्टी भी परिवार पे चली जाती है। तो जो ये हकमार पार्टी हैं, निश्चित तौर पे आज मुसलमान पूछ रहे हैं कि हम खाली दरी बिछाएंगे, हमारे नाम पे वोट कमाएंगे, सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, और जब हमारी भागीदारी की बात आएगी तो आप नहीं देंगे। इसलिए आज मुस्लिम समाज के लोग भी, चाहे वो रामपुर में, कानपुर में, बरेली में, बदायूं में, बुलंदशहर में, बहुत सारे जगह ऐसे देखेंगे जहां समाजवादी पार्टी कहती थी ये मुसलमानों का गढ़ है, वहां पे मोदी जी के नेतृत्व में उजाला, उज्ज्वला, किसान सम्मानित, गरीब कल्याण, ऐसी वेलफेयर स्कीम देकर हमने सबका साथ सबके विकास के नारे को पूरा किया। इसलिए आज मोदी जी पे विश्वास और विकास दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। चौथी बात मैं कहूंगा कि भाई अभी आप समाजवादी पार्टी की हालात आप देखेंगे तो लट्टू की तरह गोल 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 वो कहाँ नाच रहे हैं? केवल उत्तर प्रदेश में नाच रहे हैं। जब आप पश्चिम बंगाल में जाते हैं वहां भी हार जाते हैं, बिहार में जाते हैं वहां भी हार जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं वहां भी हार रहे। क्यों? क्योंकि आज पढ़े लिखे मुसलमान आ रहे हैं जो ये मान कर चल रहे हैं कि हमने तो समाजवादी पार्टी के लिए कुछ किया, लेकिन समाजवादी पार्टी हमारे लिए क्या की? पहला दावा अल्पसंख्यक करें ना, पहला दावा आहिर छोड़कर पहला दावा अल्पसंख्यक करेंगे तो हम उनके साथ जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबके विकास के नारे को लेकर चल रही है और आगे भी इसी पे कार्य करें। ठीक है, चंचल यादव जी आप जवाब देना चाह रहे हैं, उसको संदीप त्रिपाठी। मुझे लगता है चंचल यादव जी के नेटवर्क में प्रॉब्लम है। नहीं आवाज जा रही है। जी जवाब देना चाह रहे हैं। अभी जो एसएन सिंह साहब ने बातें कही कि जो हमारे मुस्लिम गढ़ की बात कर रहे थे, जितने भी आप देखिए, जितनी भी सीटें ये बाई इलेक्शन में चुनाव बेईमानी से जीते थे, उसके बाद आम चुनाव हुआ 2024 का, आपने देखा होगा रिजल्ट आए, उसका आपके सामने है। आपने देखा होगा रामपुर में जो इन्होंने किस तरीके से बेईमानी करके सीट जीती थी। 2024 के आम चुनाव में एसएन भाई आप खुद देखिए कि लाखों की संख्या में समाजवादी पार्टी जीती। और जितने भी आप जो बातें कर रहे थे, जितने भी उधर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो गढ़ हैं,
वो सब गढ़ आप अगर मैं बता दूं कि 2024 में अगर बीजेपी बेईमानी नहीं करती तो समाजवादी पार्टी गठबंधन 70 सीटों से ज्यादा चुनाव जीतता। मैंने सवाल पूछा पहली चीज। कि 4 बार दूसरी चीज। मुख्यमंत्री पीडीए समाज में केवल मतलब वो पहला तो दावा पीडीए अहिर समाज वाला के छोड़ के मुख्यमंत्री पहला है। दावा मैं अल्पसंख्यक बता क्यों नहीं रहा हुआ? हूं। नहीं, इसमें क्या सुनिए ना आपने पीडीए क्या समाज दिया? की जब आपने नहीं, मुसलमानों को समाज क्या की दिया? आप सरकार बता नहीं, दीजिए। हमने तो 10 स्कीमें गिनाई। आपने मुसलमानों को क्या दिया? आज मुसलमान यही सुनना चाहते हैं। आप कहते हैं कि मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हैं, सबसे बड़े हितैषी हैं, हम मुसलमानों के लिए कार्य करते हैं। एसएन सिंह तो साहब आपने दिया क्या? वही बता दीजिए। अरे जवाब तो ले लो आप। हाँ, आप देखो 1995 में श्रद्धेय नेताजी जब उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिश को पंचायतों में लागू करने का काम किया, और आप देखो किस तरीके से पिछड़े समाज का कहार कुहार बढ़ई टटे धोबी केवट मुस्लिम समाज के लोग प्रधान महाप्रधान मुख्यमंत्री बना दिए। से लेकर मुस्लिम समाज को कौन? हम तो सुने नहीं है, हम तो देखे नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता भी नहीं जानती। मतलब उत्तर प्रदेश देश में कोई और है क्या? कौन सा मुस्लिम मुख्यमंत्री आपने बनाया? आपने कौन सा मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाया बताइए? मुलायम सिंह जी ही मुख्यमंत्री बने, फिर अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। आगे जब मौका बनेगा तो मुलायम सिंह जी के परिवार का ही बनेंगे। यही तो सब लोग पूछ रहे हैं कि ये परिवार वाली पार्टियां, समाजवादी पार्टी, परिवार वाली पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। भाई बहुत दिन तक देश के लोग कांग्रेस को वोट करते रहे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी जी के बाद स्वर्गीय राजीव गांधी जी, अब राजीव गांधी जी के बाद राहुल गांधी जी भी किसी और का नाम लेकर आएंगे। देश में और जनसंख्या नहीं है, देश में और लोग नहीं। यही पूछा जा रहा है कि ऐसा पीडीए, मतलब ये कौन सा पीडीए है कि जिसमें अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो जाए, जिसमें दलितों की झोपड़ियां जल जाए, जिसमें दलित की बेटी के साथ गेस्ट हाउस जैसा कांड हो। इस तरह का पीडीए मुझे लगता है वो समाजवादी पार्टी को ही मुबारक की नाम पीडीए का देंगे और काम जो है पहला दावा अपना वाला करेंगे, परिवार वाला करेंगे। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की जनता आपको छोड़ी और पूछा जा रहा है भाई उत्तर प्रदेश से बाहर आप क्यों नहीं जा पा रहे? क्यों आज? मैं कह रहा हूं कि मुझे बताओ ना, आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। नहीं, वो आपके देखने में रहेगा, जनता के देखने में जो जैसा होता है उसको ऐसा लगता है। पहले भी गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे चोर को सभी चोर नजर आते हैं, आपको चोर नजर आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को 17 से 22 में सरकार चला के जब योगी जी जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी जाती है, तो भर भर के आशीर्वाद मिलता है। क्यों? क्योंकि जंगल राज को लोग ले आना नहीं चाहते हैं। जनता इतनी जागरूक है, जनता जनार्दन है, जनता उसी को ले आएगी जो जनता के लिए कार्य करेगा। भाई आपकी सरकार आएगी तो आप कहेंगे हम 60% मुसलमानों के लिए प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन कर देंगे। आप कहेंगे कि हम जुमे की छुट्टी कर देंगे। आप कहेंगे कि अगर आतंकवादी मुसलमान है तो हम भाईचारे के नाम पे उसको छोड़ देंगे। आप कहेंगे अगर दंगा हो जाएगा कोई मुसलमान है तो उसको हम जहाज से बुलाकर चाय पिलाएंगे। वो जंगल राज था, वो जंगल राज था। जब अपराधी मुसलमान होता था दुनिया में भारत की छवि गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जंगल आने के बाद का राज है, जनता की हिंदुस्तान की छवि गिरी सरकार। और मैं फिर कह रहा हूँ आज वैसी कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? आप मुझे अगर आप मुसलमानों के लिए कुछ पूरे देश की छवि गिराई प्रधानमंत्री ने। आप बता दीजिए ना, फाइल जो है आप मुझे यही बता दीजिए। आजम खान जी कहते हैं, कभी उनकी मिसेज कहती है, पूरे देश की छवि गिरी नहीं गिरी है। अभी कांग्रेस इमरान मसूद ने क्या कहा था? हम क्यों समाजवादी पार्टी से मिलकर लड़ेंगे? अरे प्रधानमंत्री जी ने क्या मुसलमानों गिरा दिया? आपके सहयोगी कांग्रेस कर रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए भाई। बीजेपी को तो ऐसा लगता नहीं है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 2 सीट पर चुनाव लड़ ले, 200 सीट पर चुनाव लड़ ले, तो इससे बीजेपी के वोट बैंक को कुछ नुकसान होने वाला है उत्तर प्रदेश में। अगर नुकसान होगा तो समाजवादी पार्टी को होगा, अगर नुकसान होगा तो कांग्रेस को होगा, और फायदा होगा तो असदुद्दीन ओवैसी को होगा, उनकी पार्टी को होगा। संदीप त्रिपाठी जी, आपको लग रहा है कि मुस्लिम और दलित का समीकरण एक डेडली समीकरण होगा जो एमवाई के समीकरण को तोड़कर उत्तर प्रदेश की सियासत में नई इबारत लिख सकता है? नहीं, उससे बढ़िया हिंदू और मुस्लिम का समीकरण होगा, जिस समीकरण पर कांग्रेस काम करती है। किसी जाति या धर्म को छोड़कर एक भारतीय का समीकरण सबसे बढ़िया समीकरण होता है। लेकिन बांटने की राजनीति चल रही है, तो कोई धर्म में बांट रहा है, कोई जात में बांट रहा है। वो भी देखिए सर, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक छोटा सा, जब बीजेपी कोर्ट का डर सताता है तो ओवैसी का नाम याद आता है। लड़ते दिखते हैं मंच पर, अंदर समझदारी है। इस सियासत में यही सबसे बड़ी गद्दारी है। सच्चाई ये है कि अभी देखिए हसन जी ने सपा से पूछ रहे हैं यादव को छोड़कर, उनको छोड़कर काहे लिए सीएम नहीं बनाया? अरे तो बाबू साहेब पंडित
पंडित जी का वोट लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार बनाइएगा और पंडित जी को चोटियां पकड़ पकड़ के पटक पटक के जूतों से मारिएगा। काहे लिए पंडित जी का नंबर नहीं लगा रहे भाई? ब्राह्मणों का वोट तो चाहिए आपको। अब बाबू साहब बनेंगे मुख्यमंत्री, 5% वाला 12% वाला दर बिछाएगा, मूर्ख समझ रखा है, उस पर जवाब नहीं दीजिएगा। फिर आप कहिएगा कि नहीं, तो इससे कहे नहीं बन रहा है, तो दर्द हो जाएगा, पूछेंगे तो दर्द हो जाएगा। मैं इसलिए पूछा ना, मैं इसलिए पूछा राजीव गांधी ही क्यों, राहुल गांधी ही क्यों, जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी ही क्यों, दूसरे को क्यों नहीं? मतलब देश में और कोई राजभर नहीं थे, कोई निषाद नहीं थे, कोई और नहीं था, आपने किसका हक दिया? आप यही बता के जाइए, जनता जानना चाहती है, हमको खुली चुनौती देते हुए पूछते हैं आपने किस संदीप जी एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, संदीप जी नेशनल चैनल पर बैठे हुए हैं, आप वो मत कीजिए जो करके बहुत सारे प्रवक्ताओं ने, बहुत सारी पार्टी के नेताओं ने अपनी पार्टी की छवि खराब कर दी और इसका नुकसान उस पार्टी को। आपको भी वक्त दूंगा, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं मैं आपको, और कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, लेकिन शब्द, अपने शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। और आप ये ध्यान रखिए कि आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए बैठे हैं, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, सड़क पर नहीं बैठे हैं सर, गली मोहल्ले में खड़े होकर किसी से झगड़ा नहीं कर रहे हैं। बोलिए आप सर, बोलिए संदीप जी, संदीप जी प्लीज, मैं आपको कह रहा हूं, संदीप जी प्लीज बोलिए, बोलिए, आप अपनी पूरी बात कहिए लेकिन मर्यादा में। नहीं, तो मैं रिक्वेस्ट है कि मैं 25 मिनट शांति से सुना, मैं किसी के बीच में बोला नहीं हूं। कोई नहीं बोलेगा, मैं नहीं चाहूंगा कि बीच में कोई नहीं बोलेगा, आप बोलिए जी। मुद्दे की बात यह है विद्यानाथ जी, अभी बात हो रही है, अब विश्लेषण थोड़ा सा कर लेते हैं। अभी बात हो रही है कि ओवैसी जी आएंगे तो रिप्रेजेंट देंगे, प्रतिनिधित्व देंगे मुस्लिम समाज को, इसलिए मुस्लिम समाज के जो युवा हैं उनसे जुड़ रहे हैं। नहीं जी, वो कट्टरपंथ की वजह से जुड़ रहे हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से 2014 में हिंदू कट्टरपंथी लोगों ने देश के युवाओं को भड़काया और उन्होंने रोजगार का मुद्दा छोड़ दिया और सारे मुद्दों को छोड़कर धर्म की राजनीति में आपके पीछे चलने का काम किया। आज बेचारे नौकरी के लिए मारे फिर रहे हैं, और जब नौकरी मांगते हैं तो आप लाठी मारते हो। सच्चाई ये है, और वही काम ओवैसी कर रहे हैं। ये दोनों कट्टरपंथी भाई है, दोनों एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे की राजनीति कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र में सर 160 पार्षद हुआ करते थे कांग्रेस अकेले से मुस्लिम समाज के, और आज पूरे ओवैसी जी बताइए ना, आप 125 जीते हैं, उसमें से कितने मुस्लिम समाज के लोग हैं? आप प्रतिनिधित्व देने की बात करते हो, और भारतीय जनता पार्टी अभी कह रही है कि मुस्लिम समाज को क्या दिया भाई। एक तरफ आप कहते हो कि हमने कुछ दिया और एक तरफ कहते हो कि हम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। गजब का दोगलापन है, इससे बड़ी दोगलापन क्या होगा? एक तरफ कहते हो कि हमने कुछ दिया भी नहीं है और एक तरफ कहते हो कि हमने तुष्टीकरण किया। अरे मूर्खों, अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म करके बोला करो कि क्या बोल रहा हूँ। एक स्टैंड रखो, या तो हमने काम किया है या तो तुष्टीकरण किया है। अगर तुष्टीकरण किया है तो भी काम किया है। 10 सेकंड नहीं है तो तुष्टीकरण कैसे किया? दरअसल अंग्रेजों के लड़के जो है ना, वो अंग्रेजों की तरह ही बंटवारे का कार्य करते हैं। अंग्रेजों के जो लड़के हैं, मुगलों के जो लड़के हैं, वो टीवी पे भी बैठा देंगे ना तो अपने ही बारे में बात करेंगे। मैं एक छोटा सा पूछ रहा हूँ भाई, तुष्टीकरण का कार्य कौन किया? वो विश्वविद्यालय हो, संस्थान हो, आयोग हो, मंत्रालय हो, सभी जगह आपने तो मुस्लिम तुष्टीकरण का ही कार्य किया भाई। अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनेगा, हिंदू नहीं रहेगा उसमें, सबकी बात नहीं होगा। जामिया मुस्लिम विश्वविद्यालय ही बनेगा, अल्पसंख्यक आयोग बनेगा तो मुसलमानों के लिए ही आयोग बनेगा, मंत्रालय बनेगा तो मुसलमानों के लिए ही बनेगा। एक लोगों की धार्मिक यात्रा पर छूट मिलेगी तो मुसलमानों को ही मिलेगी। एक लोगों के मस्जिदों का पैसा नहीं लिया जाएगा तो मुसलमानों को ही नहीं लिया। सारा काम किसने किया? तो इसलिए कहा जाता है दोगला कौन है, ये सब लोग जानते हैं, आपके बोलने से नहीं होगा। जनता जान चुकी है कि दोगला कौन है, और अपने जुबान को क्यों गंदा करते हैं साहब? जनता ने माना आप दोगले हैं, इसीलिए आपको किनारे किया। अब साफ सुथरी चीजों पर आइए। मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपने जनता के लिए कार्य किया और जनता जनार्दन है तो जनता आपको क्यों नहीं चुन रही है? आज 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी। एक दूसरे के ऊपर मत चिल्लाइए प्लीज, दोनों का ऑडियो डाउन करिए। अगर एक दूसरे के ऊपर आप लोग चिल्लाएंगे मैं ऑडियो डाउन करा दूंगा। समझ में कुछ नहीं आता है। संदीप जी, आपने कहा कि आप बोलेंगे, कोई दूसरा नहीं बोलेगा, कोई दूसरा नहीं बोला, अब दूसरा बोल रहा है। आप सुनिए, फिर जवाब देना चाहते हैं उंगली उठाकर बैठिए, मैं आपके पास आऊंगा। अवधेश जी भाई, अगर समाजवादी पार्टी को इस बात का डर नहीं है कि ओवैसी सेंध लगा देंगे, उनको यह पता है कि मुस्लिम वोट उनका इंटैक्ट है, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी चाहे चैलेंज दें,
चाहे 200 सीट पर लड़ें, चाहे कुछ भी करें, क्या फर्क पड़ता है?